हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीएमओ के लिए जो है इकोनॉमी में औद्योगिकीकरण पढ़ रहे हैं, भारत में औद्योगिकीकरण वाला चैप्टर, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जैसे कि महारत्न, नवरत्न, ये सब कैसी कंपनियां होती है, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब इनको जो है महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि जो है SEZ जो सेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही और आगे जो है दिवालियापन संहिता 2016 इस पे चर्चा करेंगे। और जो है औद्योगिकीकरण को हमारे यहाँ बहुत ही बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं जो हैं, जो फेमस योजनाएं हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है महारत्न कंपनी। महारत्न अगर कंपनी की बात की जाए तो जो लोक उपक्रम विभाग द्वारा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अलग अलग भागों में बांटा गया। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न है ना, मिनी रत्न श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में भी बांटा गया है। तो ये देखते हैं पहले कि महारत्न जो कंपनी है, महारत्न कंपनी के लिए जो है इसका उद्देश्य क्या होता है? बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना। मतलब महारत्न के का उद्देश्य क्या होता है कि कारोबार जो है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, उद्यम को जो है अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए और विश्व में जो है बड़ी कंपनी के रूप में जो है उभरने के लिए इनको जो है समर्थ बनाना, ये महारत्न जो है उसका उद्देश्य होता है। महारत्न अगर कंपनी के लिए जो है बात की जाए तो किन किन मतलब उनको ये महारत्न अगर दर्जा प्राप्त करना है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अगर कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करना है तो उनको क्या क्या चीजें जो हैं दिशा निर्देश दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप इसको सिर्फ सुनिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए आप इसको सुनिए। अगर एग्जाम में आया तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ये हैं कि महारत्न कंपनी में कौन कौन से शामिल है या अभी वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है, ये पूछ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी जो मैंने बोर्ड में लिखा है। पहले आप सुन लीजिए कि इसके लिए दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं अगर हमको महारत्न का दर्जा प्राप्त करना है तो। देखो, सबसे पहले बोला गया है कि इसे जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। महारत्न के लिए जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तीसरा ये कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। औसत सालाना जो है कारोबार 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए पिछले 3 वर्षों में। नेक्स्ट बोलता है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति, अभी क्या बोल रहे हैं, औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ से ज्यादा हो। औसत सालाना शुद्ध संपत्ति कितना होगा? 15,000 करोड़ से ज्यादा हो। वहीं नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका जो है औसत सालाना शुद्ध लाभ, अभी क्या है, औसत सालाना शुद्ध लाभ, औसत सालाना शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। औसत सालाना शुद्ध लाभ कितना होगा? 5,000 करोड़ से ज्यादा हो। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति मतलब ये जो है सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो महारत्न कंपनियां वो सरकार से जो है बिना मंजूरी के कितने प्रतिशत तक या कितने जो है रुपए तक जो है खर्च कर सकते हैं। तो प्रतिशत में अगर बोला जाए तो 15% जो है अपने इन्वेस्टमेंट का 15% जो है सरकार की बिना अनुमति के वो जो है मतलब खर्च कर सकती है, यानी कि वो जो है निवेश कर सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अपनी परियोजना के कुल मूल्य के 15% तक जो है निवेश करने के लिए मुक्त होगी, ये मतलब स्वतंत्र है। और साथ ही ये जो राशि है कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 5,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो निवेश की जो राशि है ना 15% जो डिसाइड किया गया है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज में कितना? 15%। और अगर रुपए में बात की जाए तो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना? 5,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये महारत्न। अब देखो महारत्न कंपनी कौन कौन से शामिल है। वर्तमान में जो टोटल जो है 8 महारत्न है। वर्तमान में कुल 8 महारत्न कंपनियां हैं। वर्तमान में कितने हैं? 8 महारत्न कंपनी। पहला भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको क्या बोला जाता है? BHEL। कोल इंडिया लिमिटेड HCIL। गेल इंडिया लिमिटेड GAIL।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL है ना। तो ये थी टोटल 8 महारत्न कंपनी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनमें से, वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन से महारत्न के में शामिल नहीं है। उसी तरह से नवरत्न की जो है कुल संख्या, तो अगर बात करूं नवरत्न की टोटल संख्या है 16। नवरत्न जो कंपनी है उसकी संख्या टोटल है 16। लेकिन पहले इसमें जाने से पहले हम ये जान लें कि नवरत्न कंपनी क्या है। नवरत्न कंपनी जो है इसके लिए भी जो है वैसे ही जैसे जिस तरह से महारत्न को अगर दर्जा प्राप्त करना है तो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, वैसे ही अगर नवरत्न अगर हमको दर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए भी कुछ दिशा निर्देश है। जैसे कि इसमें कहा गया कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा प्राप्त हो। दूसरी बात, पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो एवं 6 चयनित निष्पादन मापदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। ये मानदंड कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कुल शुद्ध पूंजी, निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ, कुल श्रम शक्ति लागत, और क्या है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की लागत। ये सिर्फ सुनना है आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, सिर्फ जानकारी होनी चाहिए आपको। प्रति अंश आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। ये वैसे ही अगर नवरत्न में बात की जाए तो ये जो है ये भी अपने जो है सरकार से बिना मंजूरी के जो है 15% तक खर्च कर सकती है। और ये रुपए में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। कितना, 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होगा। और कितना होगा, परसेंटेज में 15% होगा। अगर देखें नवरत्न कंपनी टोटल 16 है, 16 में से हम जो है कुछ खास को देखते हैं तो क्या है, पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। ठीक है, तो ये नवरत्न कंपनियां थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट महारत्न और नवरत्न है CMO के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी मिनी रत्न और जो है श्रेणी 1 और 2 देखने की इतनी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सेज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, आप क्या समझते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन से? देखो, हम हमेशा पढ़ते आए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो सेज की बात भी आती ही है। क्यों? देखो, सेज में होता क्या है, जो हमारे इकोनॉमी जोन होते हैं ना, स्पेशली ये जो इकोनॉमी जोन है यहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे जो है हमारे देश के अन्य जगहों से, हमारे देश में जो अन्य इकोनॉमी जो एरिया है उससे ज़्यादा जो है जहाँ पे सेज स्पेशली बनाया गया है, जिस क्षेत्र को सेज घोषित किया गया है, उस जगह पे जो इकोनॉमी जो कानून होगा, यानी कि आर्थिक जो कानून होगा वो काफ़ी उदार प्रवृत्ति के होंगे। वो कैसे होंगे? काफ़ी उदार प्रवृत्ति, मतलब वहाँ पर जो है इकोनॉमी को प्रेफरेंस में रखते हुए जो है वहाँ पर के जो है आर्थिक कानून को बनाया जाएगा, मतलब वहां पर के हिसाब से। अगर बात की जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत ने जो है औद्योगिक नीति जो है, भारत में जो है औद्योगिकीकरण को काफ़ी गति देने के लिए जो है सन 2000 में इसकी घोषणा, सन 2000 में जो है विशेष आर्थिक जोन की जो है नीति की घोषणा की। और इन्होंने जो है अपने जो है मतलब यहाँ हमारे यहाँ क्या था, निर्यात संवर्धन सेज यानी कि EPZ, निर्यात संवर्धन जेड, EPZ क्या हो जाएगा? EPZ जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होगा। EPZ क्या होगा? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये था पहले। इसको किस में कन्वर्ट किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट किया भारत ने, जब 2000 में इन्होंने आर्थिक नीति की जो है घोषणा की उसके बाद। ठीक है, अगर हम थोड़े से ये देखें कि सेज की जो है उद्देश्य क्या होते हैं। सेज का उद्देश्य जो है घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना,
वहीं वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन, ये इसके उद्देश्य है। बाकी शेष समझ आ रहा है ना, वो एक ऐसा स्पेशल जोन होगा जहां पर जो है आर्थिक कानून कैसे होंगे, उदार होंगे, है ना, लिबरल होगा, उस तरह का वो इकोनॉमिक जोन है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। अब आप सोच रहे होंगे, ये हम बीच में जो है पिछले 2 साल से हम काफ़ी अपने जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि हमारा जो है मतलब एनपीए जो है ना, बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी दिवालियापन देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंपनी ने मतलब दिवालिया घोषित हो गया, वो कंपनी दिवालिया घोषित है, इस तरह से हम काफ़ी न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जब वो स्थिति काफ़ी हुई ना, तब हमारे यहाँ दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 आया था। मतलब जब उस समय काफ़ी कंडीशंस खराब चल रहे थे। तो देखो इस जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके तहत जो है ये कहा गया, मतलब ये कह सकते हो कि ये जो संहिता है 2016 का, ये क्या है, दिवालियापन एवं कंपनी की जो है कंपनी के दिवालियापन एवं परिमापन की स्थिति में एक चरणबद्ध, समयबद्ध और सामूहिक प्रक्रिया प्रदान करके कंपनी के मूल्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। मतलब अगर क्या हो रहा है, कंपनी के दिवालियापन या परिसमापन की जो है स्थिति है, अगर वो कंपनी की दिवालियापन होने की स्थिति में आ गई है, तो कंडीशन में क्या होगा, उस समय जो है चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से और इसको सामूहिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाएगा, कंपनी की जो है मूल्य जो है, कंपनी के मूल्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा इसके तहत, जिससे क्या है कंपनी क्या हो, दिवालिया घोषित ना हो पाए। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसेस कैसा है। थोड़ा सा देखिए इधर पे, देखिए ये प्रोसेस क्या है। सबसे पहले देखिए ये प्रक्रिया कैसी होगी, इस प्रक्रिया में जो है, इस प्रक्रिया में ऋणों के भुगतान में चूक, सबसे पहले क्या है, ऋणों के भुगतान में चूक, ठीक है। फिर एक दिवालियेपन से संबंधित पेशेवर की नियुक्ति, एक दिवालियेपन से संबंधित पेशेवर की नियुक्ति, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसकी प्रोसेस में ऋण स्थगन। ये ऋण स्थगन के तहत क्या होगा, कुछ समय के लिए ऋण देने के जो कार्य है, ऋण वसूली की जो कार्य है वो जो है टाल दिया जाएगा ऋण स्थगन के तहत। ऋण स्थगन के बाद जो है 75% जो लेनदार है, लेनदारों द्वारा स्वीकृति की बात की जा रही है। फिर अगर ये लेनदार जो है अगर हाँ करते हैं, है ना, और नहीं करते हैं, दोनों कंडीशन, अगर ये हाँ करते हैं तो योजना को क्या है, क्रियान्वयन किया जाएगा, योजना को क्रियान्वयन करना, ठीक है। और अगर नहीं होता है तब के कंडीशन में क्या है, परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ, परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ। कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इसमें प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या है, प्रक्रिया में जो ऋणों के भुगतान में चूक हो गई, चूक के बाद क्या है, एक दिवालियेपन से संबंधित पेशेवर की नियुक्ति होगी, उसके बाद जो है ऋण स्थगन होगा, ऋण स्थगन के बाद जो है 75% लेनदारों द्वारा स्वीकृति ली जाएगी। अगर वो हाँ करते हैं तो योजना को, जो ये योजना बनाई गई है उसको जो है क्रियान्वित किया जाएगा, अगर नहीं करते तो परिसमापन प्रक्रिया प्रारंभ, मतलब बैंक को जो है दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। ये था क्या, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत क्या होगा, मेक इन इंडिया के तहत जो है, अच्छा ये बताइए मेक इन इंडिया को कब चालू किया गया, आपके सामने ये लिखी हुई हूँ, मेक इन इंडिया कब चालू किया गया। देखो मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर सन 2014 को स्टार्ट किया गया था। कब, 25 सितंबर सन 2014 को
जो है स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना। भारत के विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ये किसका उद्देश्य था? मेक इन इंडिया का। आपको बता दूं कि जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया के तहत जो है 25 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिसमें बोल सकते हो कि इसमें उस क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें विनिर्माण जो है क्षेत्र हो आते हैं। जैसे कि कौन कौन से, सुनिए, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के घटक, उड्डयन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, विनिर्माण क्षेत्र, रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना तकनीकी, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन, खनन, तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल, बंदरगाह, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क व राजमार्ग, अंतरिक्ष, वस्त्रोद्योग, पर्यटन व आतिथ्य, तापीय ऊर्जा, स्वास्थ्य। अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो दोबारा आप लोग जो है इस वीडियो को सुन लेना, है ना। चलो, तो ये था 25 इसके क्षेत्र। अगर मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया के तहत ही जो इन्वेस्ट इंडिया प्रारंभ किया गया था। जो है आपका इन्वेस्ट इंडिया है ना, वो इन्वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है। इन्वेस्ट इंडिया प्रारंभ किया गया था। तो देखते हैं इन्वेस्ट इंडिया क्या है। देखो, इन्वेस्ट इंडिया को जो है प्रारंभ करने का इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है इन्वेस्ट इंडिया को प्रारंभ करने का जो निवेश उद्देश्य है, निवेश संवर्धन प्रयासों को मजबूत करने और विदेशी निवेश को विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमियों तथा परिवार स्वामित्व वाले जो विदेशी उद्यमों को संगठित रूप में तात्कालिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम में तहत की गई थी। मतलब कहने का मतलब क्या है? इसमें निवेश जो संवर्धन प्रयास है को मजबूत करने और विदेशी निवेश को विशेषकर लघु और मध्यम उद्योग वाले जो क्षेत्र हैं, है ना, तथा उसमें जो परिवार स्वामित्व वाले विदेशी उद्यम को जो है संगठित रूप में तात्कालिक सेवाएं जो है प्रदान करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया प्रारंभ किया गया। इन्वेस्ट इंडिया जो है किस संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत आता है? अगर इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है तो ये कि इन्वेस्ट इंडिया किस मतलब उपक्रम के अंतर्गत आता है, तो आप ये चीज नोट कीजिए। ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DIPP, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DIPP तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ ब्रैकेट में जिसको क्या लिख सकते हो, फिक्की, है ना, और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है। क्लियर? ये जो है इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया कब स्टार्ट किया गया? 16 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य जो है देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना है जो सतत आर्थिक विकास का संचालन करेगी तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। कहने का मतलब क्या है? ये किसके लिए किया गया? नव प्रवर्तन और स्टार्टअप संवर्धन के लिए बात की गई है। ठीक है, इसमें 3 स्तंभ रखे गए हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत 3 स्तंभ, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, धन का समर्थन और प्रोत्साहन, उद्योग शिक्षा भागीदारी, ये चीजें शामिल है। नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया के तहत क्या है? स्टैंड अप इंडिया के तहत जो है शुरू की हुआ था 6 जनवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुआ? 6 जनवरी 2016। ये किसके लिए शुरू किया गया? STS एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? STS एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट अपना योजना आता है मुद्रा योजना, जिसके बारे में आपने सुना ही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये जो है योजना, मैं इसको मिटा रही हूँ, आप लोग चाहो तो जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नोट कीजिए। ठीक है, मैं अब इसे जो है मिटा रही हूं। देखो, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कब शुरू हुआ? कुछ याद है आप लोगों को? कब शुरू हुआ? ये जो है 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ। कब? 8 अप्रैल 2015 में शुरू हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो है उद्देश्य जो है मतलब जो लघु एवं सूक्ष्म, इसमें जो है आप कैटेगरी सीधा देखिए, इसमें इसका उद्देश्य तो नहीं पूछता है लेकिन इसकी कैटेगरी जरूर पूछता है। कैटेगरी मतलब देखो कैसे, शिशु ऋण योजना, शिशु ऋण योजना, शिशु ऋण योजना, शिशु ऋण योजना के तहत क्या बोला गया है? 50,000 तक का ऋण। शिशु ऋण योजना के तहत 50,000 रुपए तक का ऋण। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, स्पेशली इसकी कैटेगरी पर। दूसरा, किशोर ऋण योजना,
किशोर ऋण योजना, इसके तहत कितना बोला गया है? किशोर ऋण योजना के तहत जो है 50,000 से अधिक और 5 लाख रुपए तक का, मतलब 50,000 से अधिक होगा और क्या होगा 5 लाख रुपए तक होगा, 5 लाख रुपए तक। वहीं तरुण ऋण योजना, तरुण ऋण योजना, तरुण ऋण योजना कितने तक मिलेगा? तरुण ऋण योजना जो है 5 लाख से अधिक होगा, 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक, 5 लाख से अधिक और 10 लाख रुपए तक होगा। ये क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें स्पेशली यही चीज पूछा जाता है, सॉरी, स्पेशली यही चीजें पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी, देखो ये था पूरा लगभग औद्योगिकीकरण जो है अपना जो इकोनॉमी चैप्टर है लगभग पूर्ण होने को आ गया है। शायद इसमें एक ही वीडियो और में कल बनेगा, अपना एक वीडियो बस और है, फिर अपना जो है ये पूरा जो चैप्टर है ना इकोनॉमी वाला कंप्लीट हो जाएगा सीएमओ के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को ये जो है लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का लाइक और शेयर ही मेरे लिए मेरा रिजल्ट होता है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।